नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रिंग थ्योरी में हमने जो लास्ट चैप्टर किया था आइडियल एंड क्वोशिएंट रिंग का, आज हम उसी चैप्टर के MCQ करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ऑफ Q। यहाँ पर हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दे रखा है और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में हमें ये बताना है कि इसके आइडियल्स कौन से बनेंगे। क्लियर है? तो देखिए, आपको पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है ये जो है वो आपके पास फील्ड बनाता है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो फील्ड बनाता है। और मैंने जब आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट करवाया था, वहां पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि जो फील्ड होती है उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं बनते। ठीक है, कि फील्ड हैव नो प्रॉपर आइडियल्स। तो अगर फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल नहीं होते, इसका मतलब फील्ड के पास इम्प्रॉपर आइडियल होंगे। क्लियर है? तो इम्प्रॉपर आइडियल का मतलब क्या है कि या तो आपके पास नल स्पेस होगा या फिर आपके पास जो होल सेट जो आपको गिवन होगा वो होगा। तो यानी कि आपके पास इम्प्रॉपर आइडियल नल आइडियल होगा या फिर जो होल सेट आपको गिवन होगा वो सेट होगा। यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपको दे रखे हैं, इसका मतलब इसके जो आपके आइडियल बनेंगे वो आपका नल स्पेस बनेगा और एक आपका होल सेट क्यू बनेगा। अब ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना होता है और जो आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर भी आपके पास प्रॉपर्टी ही यूज हुई है। मैंने आपको फील्ड के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि फील्ड हैव नो प्रॉपर आइडियल्स। इसका मतलब फील्ड के पास केवल दो ही आपके आइडियल्स होते हैं, एक आपका नल आइडियल और एक आपका होल सेट जो गिवन होता है। यहाँ पर मान लीजिए अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो यहाँ पर C आ जाता, सेट ऑफ रियल नंबर होता तो यहाँ पर R आ जाता। क्लियर है? तो ये आपके पास दो इम्प्रॉपर आइडियल बनते हैं अगर आपके पास कोई सेट फील्ड बनाता है तो। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ऑफ Z। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा आइडियल ऑफ Z बनेगा। अब आपको पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स दे रखा है और सेट ऑफ इंटीजर्स के हमें आइडियल्स निकालने हैं कि इसके आइडियल क्या बनेंगे। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स बनते हैं। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास इनफाइनाइट आइडियल्स बनेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट आइडियल्स बनेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ कि जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अगर आप कोई भी m मल्टीपल लेते हो, यहाँ पर m मल्टीपल का मतलब क्या है, m की जगह पर आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आप z का कोई m मल्टीपल लेते हो तो वो आपका आइडियल बनेगा z का। जैसे अगर यहाँ पर z आपको सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा और इसकी अगर मैं आइडियल की बात करूं तो 2z इसका आइडियल बनेगा, 4z इसका आइडियल बनेगा, 7z इसका आइडियल बनेगा। यानी कि z का m मल्टीपल जो होगा, mz जो होगा, इस टाइप की जो फॉर्म होगी वो आपके पास आइडियल बनाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी करेक्ट है आपका और डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये जो है वो आपके m मल्टीपल है z के। ये आपका 2z है और ये आपका 3z है। क्लियर है? तो ये z के मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके आइडियल्स बनेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं बी और सी ऑप्शन की। तो देखिए, जब मैंने आपको आइडियल्स की प्रॉपर्टीज करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी दो आइडियल हैं और अगर हम उनके इंटरसेक्शन करते हैं तो वो अगेन आपका आइडियल बनता है। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि अगर आपके पास दो आइडियल गिवन होते हैं तो उनकी जो यूनियन होती है वो तभी आइडियल बनती है जब आपका कोई एक आइडियल दूसरे के अंदर कंटेन करता हो। क्लियर है? तो अब देखिए, बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 2z एक आइडियल बन रहा है और 3z आपका एक आइडियल बन रहा है। अगर हम इन दोनों की यूनियन लेते हैं तो ये आपका तभी आइडियल बनेगा जब ये या तो 2z 3z के अंदर कंटेन करना चाहिए या 3z आपका 2z के अंदर कंटेन करना चाहिए। यानी कि इनमें से कोई एक जो है वो दूसरे सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2z की बात करें, अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली बात करूं तो आपके पास ये जो सेट है वो आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इस टाइप के जो है वो आपके पास एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर 2z लेती हूँ, उसका मतलब यहाँ पर इसमें 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 0, 2, 4, 6 यहाँ पर करेंगे तो -2, -4 इस टाइप से एलिमेंट्स आएंगे।
अगर मैं 3z करूं यानी कि 3 का मल्टीपल करूं तो यहां पर आपके पास जो है वो इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए ना तो आपके पास ये सेट जो है 3z जो है ना तो आपका 2z के अंदर कंटेन कर रहा और ना ही 2z जो है वो आपका 3z के अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब कोई एक सेट जो है वो दूसरे के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, तो इनकी यूनियन भी जो है वो आपकी आइडियल नहीं बनाएगी। तो बी ऑप्शन आपका आइडियल नहीं बनाएगा। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2z लेती हूँ तो आपके पास ये सेट बन के तैयार होगा। अगर मैं यहाँ पर 4z लेती हूँ 4z, तो 4z अगर हम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो सेट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा 4, फिर आपके पास यहाँ पर बनेगा 8, फिर आपके पास बनेगा 12, सेम एज इट इज -4 -8, इस तरीके से जो ये सेट चलता रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो 4z है वो आपका 2z के अंदर कंटेन कर रहा है। 4z जो है वो आपका 2z के अंदर कंटेन कर रहा है। देखिए 0 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर आगे जाएगा तो 8 भी इसके अंदर होगा, 12 भी होगा, सेम एज इट इज आपका -4 भी होगा, -8 भी होगा। यानी कि जो ये 4z सेट है वो आपका 2z सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है, तो जो इनकी यूनियन अगर हम लेंगे वो आपके पास आइडियल बनाएगी। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं वो इसी तरीके से लिए हैं कि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। यहाँ पर कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है और उसमें आपको आइडियल पूछ लिया जाए तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स उसका m मल्टीपल जो होगा वो आइडियल बनाएगा। और अगर आपके पास अगर यहाँ पर 2z और 3z दोनों की इंटरसेक्शन अगर गिवन होती तो आपको पता है अगर दो आइडियल आपको गिवन है और उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो अगेन आइडियल बनेगी। लेकिन अगर यूनियन की बात करें तो एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन होना चाहिए, तभी उनकी यूनियन जो है वो आपकी आइडियल बनाएगी। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एन आइडियल ऑफ आर, कि हमें यह बताना कि आर सेट गिवन है, इस आर सेट के इनमें से कौन सा जो है वो आइडियल बनेगा। तो देखिए आइडियल की जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी उसमें आपके पास मैंने डेफिनेशन में 2 कंडीशन थी आपके पास कि अगर वो 2 कंडीशन आपकी होल्ड हो जाती है तो हम कहते थे कि वो आपका आइडियल बनाएगा। 2 कंडीशन क्या थी? फर्स्ट आपके पास क्या था कि अगर आप ए और बी अगर एस सेट से उठाते हो देन उनकी सब्सट्रैक्शन लेते तो वो आपका एस के अंदर जाना चाहिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ए ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन में जो है यहाँ पर A11 जो एलिमेंट है ये आपका नॉन जीरो है, बाकी आपके सारे जीरो हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसी टाइप के 2 एलिमेंट उठाती हूँ, क्योंकि हम ये जो सेट है वो आपका इन जनरल की यहाँ पर बात कही गई है, तो अगर मैं यहाँ पर इस सेट से कोई भी 2 यहाँ पर मैट्रिक्स उठाती हूँ, मान लीजिए मैंने A0 0 0 उठा ली और दूसरी जो है यानी कि ये आपका इस ए का काम कर रहा है और बी का काम मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये दूसरा उठा लिया। अगर मैं इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करूंगी तो ये आपके इस टाइप की जो है वो फॉर्म बनेगी। क्लियर है? तो ये जो फॉर्म है वो आपकी इसी टाइप से कि आपके पास जो A11 एलिमेंट है ये आपका नॉन जीरो है, बाकी आपके पास जीरो है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर होल्ड हो रही है। सेकंड कंडीशन आपके पास राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल की होती है कि ए आर आपका जो है वो एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए, जहां पर ए जो है ये आपका एस से लिया गया है और आर जो है वो आपका आर से लिया गया है। एस आपका यहाँ पर सबसेट होता है आर का। क्लियर है? और सेकंड आपके पास अगर आप लेफ्ट से करो या फिर राइट से मल्टीप्लाई करो वो एस के अंदर ही जो है वो जाना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पर दे रखा है A0 0 0 और सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो हम एस से लेंगे तो मैंने यही सेट यहाँ पर उठा लिया। और अगर मैं यहाँ पर आर की बात करूँ तो आर में जो है वो सारे नॉन जीरो टाइप के एलिमेंट है, तो आपके पास ये जो है वो इन जनरली मैं यहाँ पर यही फॉर्म ले लेती हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम तो आपको पता है यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वेयर, ये 0 बन जाएगा तो ए स्क्वेयर हो जाएगा, ए बी और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 0 के साथ करोगे तो 0, यहाँ पर करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा। अब देखिए ये जो फॉर्म है आपके पास A11 और A12 ये दोनों नॉन जीरो आ गए, लेकिन आपके पास जो ये सेट गिवन है इसमें आपके पास सिर्फ A11 जो है वो नॉन जीरो, यानी कि सेम फॉर्म यहाँ पर नहीं आई, ये आपके पास इस Z के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर आपके पास यही आपका जो, क्योंकि ये जो आपका R है वो राइट साइड है, तो इसका मतलब राइट आइडियल ही अगर आपका यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो आपको लेफ्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये जो है वो आपका आइडियल नहीं बनेगा। अगर ये कंडीशन आपकी होल्ड होती तो आप ये भी करके देखते
ठीक है, लेफ्ट से भी आप मल्टीप्लाई करके देखते, दोनों आपके इक्वल आने चाहिए और साथ में आपके पास जो फॉर्म गिवन होती है उसी फॉर्म का एलिमेंट आना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाई ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं। बी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन वही सेम हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, ये जो है वो मैंने ए एलिमेंट का काम कर रहा है और ये आपका आर का काम कर रहा है। ये किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए? एस के अंदर। एस आपका क्या है? इस टाइप की फॉर्म है ये। ठीक है, ये एस का काम कर रहा है। ये जो सेट यहाँ पर गिवन है ये सारे एस का काम कर रहे हैं, जो कि सबसेट है किसका? आर का। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर वही सेम रो टू कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपका ए स्क्वायर बनेगा, फिर इसके साथ प्लस में आपके पास ये बी सी बन जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आपके पास बनेगा ए बी प्लस में बी डी। फिर यहाँ पर जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे तो ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम ये भी आपका क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपके पास A11 और A12 दोनों नॉन जीरो एंट्रीज हैं। यहाँ पर भी A11 और A12 नॉन जीरो एंट्रीज हैं, सेम आपके पास आ रहे हैं, यानी कि आपका Z के अंदर बिलोंग कर रहा है। आप S ले सकते हैं, ये आपका S के अंदर बिलोंग कर रहा है। फिर हम जैसे हमने यहाँ पर राइट आइडियल निकाला है, अब हम लेफ्ट आइडियल निकालेंगे तो ये A B C D इस टाइप की फॉर्म होगी और A B 0 0 इस टाइप की फॉर्म होगी। तो ये हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपके पास A स्क्वायर बनेगा, ये आपके पास 0 बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आपका ए बी बनेगा, प्लस में 0 हो जाएगा। फिर ये आपके पास ए सी बनेगा और फिर ये जो है वो आपके पास ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ए सी बनेगा, 0 हो जाएगा। ये आपका सी बी और प्लस में 0 करेंगे तो ये, यानी कि इस टाइप की फॉर्म आई है। ये जो फॉर्म है वो आपकी नॉट बिलोंग्स टू एस है। ठीक है, क्योंकि ये आपके सारे नॉन जीरो एंट्रीज हैं, लेकिन आपके पास ये दोनों नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए। तो ये सेम फॉर्म जो है वो आपकी नहीं आई, इसका मतलब ये आपका आइडियल नहीं बनेगा। तो आपका ना तो आपका फर्स्ट आइडियल बन रहा था, ना आपका बी ऑप्शन आइडियल बन रहा था। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो आर जो है वो खुद का आइडियल तो बनेगा, सी ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट हो जाएगा, ये तो आपको पता है। अगर आर सेट जो है वो हर एक सेट जो है वो अपने आप का आइडियल तो बनता ही है, तो आर जो है वो खुद का आइडियल बनेगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन में वही सेम हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो डी ऑप्शन में हमें दे रखा है ए बी और सी, यानी कि ये तीन एंट्री आपको नॉन जीरो दे रखी है। तो ये हम सबसेट से उठा रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ये ए का काम कर रहा है। आर के लिए हम सेम वही ए बी सी डी टाइप का ही फॉर्म जो है वो उठा लेते हैं। हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर रो टू कॉलम, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस में बी सी बनेगा। मल्टीप्लीकेशन आपको आती होगी करनी। ये आपका ए बी प्लस में बी डी बनेगा। फिर ये आपका 0 प्लस में सी स्क्वायर बनेगा। ये आपका 0 प्लस में सी डी बनेगा। यानी कि आपके पास ये जो है वो इस ऐसे सबसेट के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये तीन एंट्री नॉन जीरो, इसमें भी तीन एंट्री नॉन जीरो सेम आई है। अब हम यहाँ पर लेफ्ट करके देखेंगे कि आपके पास सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ए बी 0 से तो लेफ्ट करेंगे तो ये आपके पास वही सेम रो टू कॉलम हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ए स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर आपके पास ए बी प्लस में बी सी बनेगा, ए बी प्लस में बी सी बनेगा। ये आपका सी ए प्लस में ये आपका 0 बन रहा है। ये आपका सी बी प्लस में डी सी बन रहा है। यानी कि ये सारी नॉन जीरो, यानी कि ये भी आपका एस के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपके पास जो है वो जीरो एंट्री होनी चाहिए। ये आपके पास तीन नॉन जीरो दे रखी है आपको फॉर्म में, तो एस फॉर्म के अंदर ये नहीं कंटेन कर रहा। इसका मतलब ये भी आपका आइडियल नहीं बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको चेक करना होता है। मेन कंडीशन आपको ये चेक करनी होती है कि आपके पास लेफ्ट आइडियल और जो राइट आइडियल है वो आपका एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपके पास ये कंडीशन है वो आपकी लगभग आपकी होल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप जो है वो सीधे ही सेकंड कंडीशन को चेक करके देखिए कि आपकी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट इन Z12 आर। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स बताने हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको नीलपोटेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स निकालना है। तो इसकी मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगी कि नंबर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ पर इसी के तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपको 12 दे रखा है, इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसको आप पी की पावर की फॉर्म में लिखोगे। प्राइम फैक्टर करके हम आप उसको पावर में लिखोगे। अगर आपको सीधा, जैसे यहाँ पर ये जो आपका 12y है ये 2 की पावर 2 इंटू 3 होता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता जल्दी से करना तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह कर सकते हैं।
2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, तो ये आपके पास 2 की पावर 2 बन गया, इनटू में 3। ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। आप पावर में इस तरीके से आप इनको जो है वो रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए मैं n से ही डिनोट कर रही हूं, तो इस n नंबर को आपको क्या करना है, P1 जैसे प्राइम फैक्टर है तो मैं यहाँ पर P1 की पावर R1 इंटू में P2 की पावर R2, इस तरीके से Pn की पावर Rn, आपको इस तरीके से जो है वो उस नंबर के प्राइम फैक्टर करके पावर में लिखने हैं। क्लियर है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपको पावर दे रखी, जैसे 2 की पावर 2 है तो एक पावर आपको यहाँ पर कम करनी है, तो 2 की पावर 2 में से आपको एक कम करना है, इनटू में 3 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 में से आपको एक कम करना है। पावर में आपको क्या करना है, कम करना है। यानी कि नंबर जो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट का, वो क्या बनेगा, P की पावर 1 R1 माइनस में 1, P2 की पावर R2 माइनस में 1, यानी कि सभी पावर में से आपको एक कम करना और मल्टीप्लीकेशन करनी है, Pn Rn माइनस में 1। क्लियर है। तो यहां पर करेंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, और 3 की पावर 0 बनेगी 1 हो जाएगा, यानी कि 2। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट इन Z12 जो है वो आपके पास 2 बनेंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास 5th क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट इन Z100। आपको यहाँ पर Z100 में आपको बताना है कि नंबर ऑफ नीलपोटेंट क्या बनेंगे। तो देखिए, आप 100 को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, यानी कि 25 का 100 होते हैं, तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। बाकी आप इस तरीके से भी जो है वो निकाल के देख सकते हो, अगर आप इतना जल्दी नहीं कर पाते तो 2 5 जा 10, फिर 2 25 आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपके पास यहाँ पर 5 5 जा 25। क्लियर है। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल 2 की पावर, यहाँ पर एक एक पावर जो है वो कम करनी है, फिर मल्टीप्लीकेशन 5, फिर 2 की पावर 1 कम करनी है, तो 2 की पावर 1 कम करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 की पावर 1 बचेगा, तो 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 5 यानी कि 10। आपके पास जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि Z36 का आंसर क्या आया। क्लियर है। तो Z36 का आंसर बताना है कि आपका क्या आया, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स आपको बताने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग हैव 3 नीलपोटेंट एलिमेंट। हमें इसमें यह बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके 3 नीलपोटेंट एलिमेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, वही सेम आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स का आपको यहाँ पर नीलपोटेंट एलिमेंट्स निकालने हैं अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे यहाँ पर 99 आपको दे रखा है, तो 99 को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका एक ही फॉर्म बन सकती है 3 की पावर 2 इंटू में 11 की पावर 1। ठीक है। अगर आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो ये आपका यही बनेगा, 3 की पावर 2 करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 हो जाएगा। सेम वही आपको पावर एक एक कम करनी है और फिर मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो 3 की पावर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 11 की पावर 0 हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पर 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 3 जो है वो आपका नीलपोटेंट एलिमेंट जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन में आया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने ऑप्शन इस तरीके से डाल रखे कि आपके 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन में आपका 3 आंसर आ गया तो आपको नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको वही आंसर लगाना है। क्लियर है। अब यहाँ पर 120 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 120 जो है इसको आप प्राइम फैक्टर में जब लिखोगे तो 2 की पावर 3 8 और इनटू में आपके पास यहाँ पर 3 होगा 24 और 24 5 आपके पास 120 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 2 की पावर 3 बनेगा, इनकी पावर 1 1 बनेगा। फिर वही सेम आपको पावर में 1 माइनस करना है, तो 3 1 माइनस 1, फिर 5 की पावर 1 माइनस 1, ये आपके पास 3 की पावर 0 5 की पावर 0 यानी कि 1 बनेगा। यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 2 बचेगा यानी कि 4 आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं है 4। सेम एज इट इज आप यहाँ पर 70 के चेक करना और सेम एज इट इज आप 50 के चेक करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी है कि Z70 का आंसर आपका क्या आया और Z50 का आपका आंसर क्या आया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन Z4। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बताना है।
आइडेम्पोटेंट। लास्ट हमने नीलपोटेंट किया था कि नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आया है कि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। जैसे यहाँ पर आपको Z4 के अंदर बताना है कि Z4 के अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, जो इसकी ट्रिक जो होती है वो ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है तो उसमें आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट का वो 2 की पावर d बनता है। क्या बनता है? 2 की पावर d। अब ये d क्या है? d जो है वो आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ n, प्राइम फैक्टर लिखना भूल गए, प्राइम फैक्टर ऑफ n। n क्या है? n जो नंबर आपको गिवन होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको करवाऊं, हमें यहाँ पर Z4 के अंदर बताना है कि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने बनेंगे। तो देखिए 4 है, इस 4 को मैं यहाँ पर अगर लिखूं प्राइम फैक्टर के रूप में तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 4 का जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ एक ही है और वो क्या है? 2 है। तो नंबर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 4 के जो प्राइम फैक्टर है वो कितने हैं? 1 ही है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट क्या आएगा? 2 की पावर d। d क्या है? जितने आपके पास नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 1 ही है तो 2 की पावर 1। इसका मतलब ये जो 2 है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, 2 की पावर d। अगर आपको नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकालना है तो 2 की पावर d होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन Z10। अब आपको यहाँ पर बताना है Z10 के अंदर नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट, वही आपके पास जो रिजल्ट होगा वो 2 की पावर d होगा। इसका मतलब d क्या है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 10 के कितने बनेंगे? तो ये आपका 2 इंटू 5 होता है। 2 और 5 दो ही प्राइम फैक्टर आपके यहाँ पर बने हैं 10 के। तो इसका मतलब 2 की पावर 2, 4 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपको जब नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकालना होता है तो आपको 2 की पावर में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर करना होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2 हैं। तो 2 की पावर 2 आपके पास 4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग हैव, कि इनमें से कौन सी रिंग है जिसके 6 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। हमें बताना है कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जिसके 6 हो, ठीक है, वो रिंग हमें बताना है जिसके आइडेम्पोटेंट जो एलिमेंट है वो 6 हो। अब देखिए आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जब हम निकालते हैं तो 2 की पावर d करते हैं। क्लियर है? अब 2 की पावर कोई भी ऐसी पॉसिबल नहीं है जिसकी पावर अगर हम करें तो अब 2 की ऐसी कोई भी पावर पॉसिबल नहीं है जो आपको आंसर में 6 दे दे। यानी कि 2 की पावर अगर आप 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर जब आप 3 करोगे तो 8 आएगा। यानी कि 2 की आपके पास कोई भी ऐसी पावर एग्जिस्ट नहीं है जहां पर आपको वैल्यू जो है वो 6 मिल जाए। तो इसका मतलब आपके पास आंसर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 6 देने वाला आपके पास कोई भी ऐसा रिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं होगी जो आपको आंसर में 6 दे दे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे और इसमें से हमें बताना कि इनमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने जब इंटीग्रल डोमेन की आपको डेफिनेशन करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये आपके पास क्या बनाते हैं? इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं। तो ये तो आपको सीधा याद रखना है। तो सी और डी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो इंटीग्रल डोमेन आपका बनाते हैं और हमें बताना है नोट के अंदर कि कौन सा आपका नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट और नीलपोटेंट एलिमेंट का सहारा लेना होता है। अगर आपके पास नीलपोटेंट एलिमेंट आंसर में 1 आ जाए, इंटीग्रल डोमेन जो है वो आपका बनाएगा। और अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट अगर आपके पास 2 आ जाता है तो भी आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन बनेगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर नीलपोटेंट एलिमेंट 1 आना चाहिए और अगर नीलपोटेंट एलिमेंट 1 आ जाता है तो आइडेम्पोटेंट चेक करें, अगर 2 आता है तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन आ रहा है, यानी कि और कोई आंसर आ रहा है, तो वो आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा।
तो हम पहले यहाँ पर Z10 की बात करते हैं। तो Z10 में आप क्या करोगे, 10 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 होगा। ठीक है, ये आपके दो प्राइम फैक्टर। अगर मैं आइडेम्पोटेंट की बात करूं तो 2 की पावर यहाँ पर d, यानी d आपके पास कितने प्राइम फैक्टर 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी कि 2 आंसर में नहीं आया। इसका मतलब ये जो है वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। तो नोट में आंसर बताना था, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर 12 को देखें तो 12 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 4 और 4 तिया 12। तो ये आपके पास जो इस तरीके से यहाँ पर इसके जो है वो प्राइम फैक्टर बनेंगे। अगर हम नीलपोटेंट की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 2 माइनस 1 और 3 की पावर 1 माइनस में 1। तो 2 की पावर 2 माइनस 1 जब आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट में क्या आया, 2 आया, यानी कि 1 तो आंसर में नहीं आया। इसका मतलब ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर अगर इस आइडेम्पोटेंट अगर आप निकालोगे तो 2 की पावर d, तो इसके दो ही प्राइम फैक्टर है 2, यानी 2 की पावर 2 4। तो यानी कि आपके पास आइडेम्पोटेंट भी जो है वो 2 आंसर नहीं आया। तो ये भी जो है वो आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। तो ए और बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।